फसद इसमें कोई शक नहीं कि मुहर्रम पाकिस्तान के ऊपर बड़ा भारी गुजर रहा है पिछले 4-5 सालों में, और जब भी इस किस्म का हादसे होते हैं तो यूं महसूस होता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें अब मजहबी इबादत गाहें और मजहबी त्यौहार भी महफूज नहीं है। हमारे साथ कर्नल ताहिर मशीदी साहब टेलीफोन लाइन पर, एमकेएम के साथ इनका ताल्लुक, और कराची ज़ाहिर है इस वक्त सेंटर है इस किस्म की एक्टिविटीज का। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि आज 400 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और आप क्या महसूस करते हैं कि मुहर्रम वाकई हसास है कराची के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुहर्रम ये 4-5 सालों से तो वाकई बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, खासकर मुहर्रम के वक्त पे। ये तालिबानाइजेशन ये 2-4 साल से अल्ताफ भाई बता भी रहे थे, मगर तालिबानाइजेशन से पहले ये लानत जो है ये अपना जनरल जियाउल हक ले आए थे हमारे मुल्क में। तो ये 79 से चल रही है ये। अच्छा नहीं, अब कराची के जो ताजा तरीन खराब हालात हैं, जो है ये जो कराची के ताजा तरीन खराब हालात हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, कराची में तो हर तरह की चीज है, और आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं और इसके ऊपर बहुत हर एक की व्यू आती है। इसमें सारी चीजें मिला मिलू के इसमें सेक्टेरियनिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ कराची में है, जिसकी वजह से बहुत कीमती जाने हमारे पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की, मैं ये नहीं कहता कौन से फिक्के की, ये हमारे भाइयों की लाशें होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं मुहर्रम की प्रोसेशंस के ऊपर, चेलम की प्रोसेशन के ऊपर। लेकिन ये तालिबान का, आप ये समझते हैं कि तालिबान का काम है जब भी इस किस्म की एक्टिविटीज? नहीं, ये सेक्टेरियनिज्म मैंने अर्ज किया ना, तालिबानाइजेशन से तो खराब हो गया है, और सेक्टेरियनिज्म तो 1979 से जो कि लानत ये जियाउल हक हमारे मुल्क के ऊपर, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा कर्नल साहब? से ये चल रही है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा कर्नल साहब? इसको कंट्रोल जैसे अल्ताफ हुसैन भाई ने कल भी अपने उलमाए दीन सबसे सारे फिक्के के हमारे यहाँ हर साल उनके हम बुलाते हैं, उनके साथ हमारी होती है, हम उनको दावतनामा पेश करते हैं, वो तशरीफ लाते हैं और हम उससे हल होगा। अच्छा, यहाँ पे सराजुल हक साहब ने एक ऑफर दिया है, सराजुल हक साहब ने ऑफर दिया है कि अगर आपको जमात इस्लामी की जरूरत है हार्मनी पैदा करने के लिए शिया और सुन्नी के दरमियान, तो हम अपनी खिदमात पेश करते हैं आपको। आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं ये? बिल्कुल, क्यों नहीं है। हम कल अल्ताफ हुसैन भाई ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि सारे उलमाए दीन, चाहे वो किसी फिक्के के हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, हमें ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, हमें सबको मिलके देखिए क्या होना चाहिए की और तालिबानाइजेशन की। तालिबान क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो भी है, बड़े बड़ी बाजराई का में आप जा सकते हैं या बड़े बड़े दलाइल दे सकते हैं, असल में तो आप देखें कि वो हमारे बच्चों को मस्जिदों में मार रहे हैं, हमारे बच्चों को इमाम बारगों में मार रहे हैं। अच्छा, ये एक बिलोट साहब की बात सुनिए, कर्नल साहब एक मिनट रुकिए। अगर बिलोट साहब की बात सुने, बिलोट साहब ये जो तालिबान है, जाहिर आप भी उनकी हिट लिस्ट पे हैं, इनको कुछ सियासी पुष्पनाई भी है या वैसे ही खुद ही कर रहे हैं सब कुछ? नहीं, इनको तो बहुत ज्यादा पुष्पनाई है, सियासी पुष्पनाई भी है, खुद भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भी इनको सियासी पुष्पनाई कौन कर सकते हैं, और बाहर के लोग भी पुष्पनाई कर रहे हैं। इनको अब आप रूल आउट नहीं कर सकते कि रशिया को डिसइंटीग्रेट कराने के बाद आप समझेंगे कि रशिया प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा। रशिया को किसने डिसइंटीग्रेट कराया? किसने? अब पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का बिल्कुल पूरा हाथ था उसमें। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। सराजुल हक साहब बार बार एक बात कह रहे हैं जिसको मैं थोड़ा सा उनको कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट है ही नहीं। मैं सराजुल हक साहब से ये पूछता हूँ कि क्या मुशर्रफ और शौकत अजीज की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट थी? क्योंकि आप भी गवर्नमेंट में शामिल थे उनके साथ। 17वीं अमेंडमेंट पे दस्तखत मैंने किए थे। 17वीं अमेंडमेंट कौन लाया था? एमएमए बिकी थी, नहीं बिकी थी वहां। एमएमए ने 17वीं अमेंडमेंट दस्तखत किया था, और फिर उसके बाद आपने ये कहा था, काजी साहब ने ये फरमाया था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं जाएगा, और वो जाता रहा। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं खुद जेल में था, पटियाला जेल में रहा हूँ।
یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے استعفیٰ دیا تھا. میں نے استعفیٰ کے بعد ہمارے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے اور بھی ایک دو. نہیں، یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد جناب ہم یہاں تحریک چلا رہے تھے. ایم ایم اے کی حکومت میں انہوں نے حکومت سے ایز اے سینئر منسٹر استعفیٰ دیا تھا. جاوید صاحب 17 ترمیم ختم ہوا. چلو ٹھیک ہے، بڑا کارنامہ انجام دیا. کیا ہوا؟ ایک جاگیردار سے اختیارات دوسرے جاگیردار کو منتقل ہو گئی. کیا عوام کی زندگی لائف سٹائل میں کوئی کمی آئی؟ بے روزگاری ختم ہوئی، مہنگائی ختم ہوئی، بدامنی ختم ہوئی. جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوتا نا، جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوتا، ٹیررزم کے ذمہ وار لوگوں کو اگر پکڑا جائے، سوچا جائے، اگر ٹیررزم جب تک ختم نہیں ہوتا، انڈسٹریلائزیشن کیسے ختم ہوگا؟ جاوید صاحب کیسے ہوگی؟ جب آپ کے ذوالفقار مرزا اسمبلی فلور پہ کہتا ہے اسمبلی میں کہ میں دہشت گردوں کو جانتا ہوں، ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کو جانتا ہوں، لیکن سیاسی مجبوری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آپ بلا لیں ان سے، ذوالفقار صاحب سے پوچھیں نا کہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کون آپ کے راستے میں رکاوٹ؟ یہ سارے مسئلے تو بیان کرتے ہیں کہ حل نہیں بتاتے. میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ سب لوگوں کو بلایا جائے، بٹایا جائے. کون بلائے؟ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہر طرح کی تعاون دینے کے لیے ہم تو آپ بلا لیں ان کو. بلور صاحب کیوں نہیں بلاتے؟ بھائی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں، انہوں نے ہم سے کیا تعاون کیا مجھے بتائیں. ہماری ان کی گورنمنٹ میں جو جو دعوے کیے ہیں، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. ایم ایم اے نے جو دعوے کیے تھے ان میں سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک دعوے پہ پورا نہیں اترے. انہوں نے کہا تھا مسجد میں بیٹھ کے حکومت چلائیں گے، ہم یہ کریں گے. نہیں، وہ پرانی ماضی کی بات ہے. بہت ختم ہو گیا. الیاس بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے، سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شرمیلا فاروقی صاحب کو ٹیلی فون پہ لائن پہ لیے، کرنل طاہر مجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بس آپ نے گفتگو سنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم ایک مقدس مہینہ ہے، اور مقدس مہینے میں ظاہر تہوار بھی ہمارا ایک افسوس کا مقام ہوتا ہے 9 اور 10 تاریخ کو. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کم از کم ایک اسلامی دنیا ہے اس پہ ثابت کر سکے کہ ہم اب اتنے مسلمان اور مومن ضرور ہیں کہ ہم اپنے محرم کا احترام ضرور کر سکتے ہیں. لیکن